हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू स्कूल सी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मैं हूं आपकी हिस्ट्री टीचर। हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ एडोल्फ हिटलर। इसका लास्ट पार्ट करने वाले हैं अब हम ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म? जो आम जनता थी वहाँ जर्मनी की, उसको क्या लगता था नाजिज्म के बारे में, ये पढ़ते हैं। Many saw the world through Nazi eyes and spoke their minds in the Nazi language. बहुत सारे ऐसे लोग थे जर्मनी के जो नाजियों की ही भाषा बोलने लगे थे कुछ समय बाद। वो दुनिया को नाजीज के नजरिए से ही देखते थे। They felt hatred and anger surge inside them when they saw someone who looked like a Jew. उन्हें गुस्सा आता था किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखकर जो यहूदियों जैसा दिखता था। उन्हें गुस्सा आता था किसी भी ऐसे व्यक्ति के कपड़े देखकर जिसने यहूदियों जैसे कपड़े पहन रखे होते थे। They marked the houses of Jews and reported suspicious neighborhoods. They genuinely believed Nazism would bring prosperity and improve general well-being. इन्हें सच में लगता था, इनका इतना ब्रेन वॉश कर दिया था मीडिया ने, हिटलर के स्पीचेस ने, कि इन्हें सच में लगता था कि नाजिज्म जो है, नाजी जो आइडियोलॉजी है, वो जर्मनी का उद्धार कर सकती है। बट नॉट एवरी जर्मन वॉज अ नाजी. Many organized active resistance to Nazism, braving police repressions and death. The large majority of Germans, however, were passive onlookers and apathetic witnesses. लेकिन सभी जर्मन्स नाजी नहीं थे। बहुत सारे जर्मन्स इसका विरोध भी करते थे, जबकि बहुत सारे जर्मन्स को ये पसंद नहीं था, फिर भी वो विरोध नहीं करते थे, वो चुपचाप इन चीज़ों को देखते रहते थे। They were mute observers, okay? They were too scared to act, to defer to protest. बहुत सारे जर्मन्स ऐसे थे जो चुपचाप देखते थे ये सारी चीज़ें। पर क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता था। उन्हें डर था कि कहीं जो इनके साथ हो रहा है वही अगर इन्होंने विद्रोह किया तो हिटलर विद्रोहियों के साथ ना कर दे। बेशक वो जर्मन्स थे, लेकिन विद्रोहियों को अगर हिटलर ने इसी तरह से ट्रीट किया, इस बात से डरे हुए थे बहुत सारे लोग। They preferred to look away. जो पास्टर नाई मोएलर थे, उनका वो एक रेजिस्टेंस फाइटर थे जो बाकियों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे जिन्हें मारा जा रहा था। He observed an absence of protest and uncanny silence amongst ordinary Germans in the face of brutal and organized crimes committed against other people in the Nazi Empire. उन्होंने इस बात पर एम्फोसाइज किया है कि जर्मन्स जो है वो मूक दर्शक बने हुए हैं, यानी दे आर म्यूट ऑब्जर्वर्स, चुपचाप देख रहे हैं सब कुछ। क्यों देख रहे हैं वो चुपचाप? इतना सब कुछ हो रहा है उनके देश में, इतनी सारी मतलब एट्रोसिटीज की जा रही हैं अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के अगेंस्ट, इतनी सारी जातियों को पकड़ पकड़ के गैस चेम्बर्स में भरा जा रहा है, फिर भी वहाँ की जनता चुप क्यों थी? इसके लिए उन्होंने एक पोएम लिखी है छोटी सी। फर्स्ट दे केम फॉर कम्युनिस्ट, वेल आई वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट सो आई सेड नथिंग। कि भाई सबसे पहले वो कम्युनिस्ट्स को मारने आए, पर मैं कम्युनिस्ट नहीं था इसीलिए मैं चुप रहा। फिर Then they came for social democrats. Well, I was not a social democrat, so I said nothing. फिर वो आए सोशल डेमोक्रेट्स को मारने। नाजीज की बात हो रही है यहाँ पे कि नाजीज सोशल डेमोक्रेट्स को मारने आए, पर यहाँ पे राइटर कह रहा है कि क्योंकि मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था तो मैंने फिर से कुछ नहीं किया। Then they came for the trade unionists, but I was not a trade unionist. फिर वो आए व्यापारियों की जो यूनियन होती है उनको मारने के लिए, पर मैं व्यापारियों की यूनियन का हिस्सा नहीं था, तो फिर से मैंने कुछ नहीं किया। Then they came for the Jews, but I was not a Jew, so I did little. फिर वो ज्यूज यानी यहूदियों को मारने आए, लेकिन क्योंकि मैं ज्यू नहीं था, मैं यहूदी नहीं था, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। मैंने कोशिश की पर ज्यादा कुछ मैं नहीं कर पाया। Then they came for me, but there was no one left who could stand up for me. पर आखिर में जब वो मेरे लिए आए तो कोई मेरे सपोर्ट में खड़ा होने वाला नहीं था, मुझे डिफेंड करने वाला कोई बचा ही नहीं था। पूरे देश के बाकी लोगों को तो इन्होंने मार दिया, अब जब ये मेरे लिए आए हैं, मुझे मारने आए हैं, तो मेरे लिए स्टैंड लेने के लिए कोई भी नहीं है। वेरी सैड। ओके, ये बॉक्स आप खुद से पढ़ेंगे, आपको थोड़ा सा और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उस टाइम पे कितना टेरर था। What Jews felt in Nazi Germany is a different story altogether. जो Jews ने महसूस किया एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे उन्हें लाखों की तादाद में मारा जा रहा है, वो एक बहुत अलग सिचुएशन है। Charlotte Barat secretly recorded
people's dreams in her diary and later published them in a highly disconcerting book called The Third Freak of Dreams. जो शार्लेट बराट थी वो बेसिकली क्या है, एक ज्यू थी जिन्होंने एक किताब लिखी, और जब वो जिंदा बच गई, होलोकॉस्ट कहते हैं इस पूरी सिचुएशन को जिसमें यहूदियों को इतने लार्ज स्केल पे मारा गया था, इस पूरी प्रोसेस को, ये जो 4-5 साल इन्होंने गैस चेम्बर्स का इस्तेमाल किया नाजियों ने, इस पूरी सिचुएशन को होलोकॉस्ट कहते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे, पर होलोकॉस्ट की जो सिचुएशन थी उससे जिंदा बचने के बाद शार्लेट बराट ने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था द थर्ड फ्रीक ऑफ ड्रीम्स। ओके, she describes how Jews themselves began believing in the Nazi stereotypes about them. वो बताती हैं कि कैसे यहूदियों को खुद ही विश्वास हो गया था कि हाँ, हम ऐसे ही होंगे, जैसे ये नाजी हमें दिखा रहे हैं ना, हम शायद ऐसे ही होंगे। हमारी शायद नाक बहुत लंबी है, हमारे शायद बाल बहुत ज़्यादा काले हैं, इतने काले नहीं होने चाहिए थे बाल। They dreamt of their hooked noses, black dreams, black hair and eyes, Jewish looks and body movements. The stereotypical image publicized in the Nazi press haunted the Jews. जो स्टीरियोटाइप यहूदियों के खिलाफ नाजियों ने मीडिया में बना दिया था कि ये तो ऐसे होते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे इनके बाल होते हैं, वो चीज़ें इनको हॉन्ट कर रही थी। इनको सपनों में भी उन चीज़ों से डर लग रहा था, ज्यूज को सपनों में भी उन चीज़ों से डर लग रहा था। They troubled them even in their dreams. Jews died many deaths even before they reached the gas chamber. ये महिला लिखती है कि यहूदी एक्चुअली में गैस चेंबर पहुंचने से पहले बहुत बार मरे हैं। गैस चेंबर में तो उनके प्राण निकले हैं, लेकिन उससे पहले उनकी आत्मा बहुत बार टूटी है, उनके दिल बहुत बार टूटे हैं। Knowledge about the Holocaust. Information about Nazi practices had trickled out of Germany during the last years of the regime. Last years of the regime बोले तो क्या, 1943 से लेके 45 तक का जो टाइम था, इस टाइम पे जो ये जर्मन्स कर रहे थे ज्यूज के खिलाफ, जिप्सीज के खिलाफ, वो बातें उनके देश से बाहर फैल रही थी। But it was only after the war ended and Germany was defeated that the world came to realize the horrors of what had happened. लेकिन जब एक बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, जर्मन्स वो वॉर हार गए थे, उसके बाद ही पूरी दुनिया को पता चला कि बेसिकली पिछले 5 साल से जर्मनी में क्या हो रहा है। While the Germans were preoccupied with their own plight as a defeated nation emerging out of the rubble, the Jews wanted the world to remember the atrocities and sufferings they had endured during the Nazi killing operations. जो जर्मन्स थे वो हार गए 1945 में, उसके बाद उनके खुद ही उनको उनसे ये बात ही हजम नहीं हो रही थी कि वो वॉर हार कैसे गए। वो उसी ट्रॉमा में जी रहे थे, जबकि उसी टाइम पे जब एक्चुअल जर्मन्स अपनी वॉर को रिग्रेट कर रहे थे, अपने हार को रिग्रेट कर रहे थे, उस टाइम पे ज्यूस चाहते थे कि दुनिया उनके दुखों को समझे, दुनिया रिकॉग्नाइज करे कि कितने दुख झेले हैं ज्यूस ने नाजीज के अंडर, कितना उन्हें सफ़र करना पड़ा है। ये जो यहूदी थे ये चाहते थे कि दुनिया उनकी सफरिंग्स को कभी भूले ना। ऑल्सो कॉल्ड द होलोकॉस्ट, इस पूरी सिचुएशन को मैंने अभी आपको बताया था ना, होलोकॉस्ट कहते थे। At this height, a ghetto inhabitant had said to another that he wanted to outlive the war just for half an hour. गेटो आप पता है ना आपको क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पे यहूदियों को या फिर अनवांटेड जो सोसाइटी से लोग थे नाजीज के हिसाब से, उन्हें अपनी मेन सोसाइटी से निकालकर शहर के बाहर स्लम्स जैसे एरिया में भर दिया जाता था। सो वहाँ पे एक निवासी थे गेट्टो के, जो अपने ही एक साथी को कहते हैं कि मैं ना इस वॉर से बस आधा घंटा ज़्यादा जीना चाहता हूँ, ये वॉर ख़त्म हो जाए, उससे बस आधा घंटा अगर मेरे को ज़्यादा जीने का मौका मिले मैं उसमें खुश हूँ। क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें जीने की इच्छा नहीं है, लेकिन वो इतना ही जीना चाहते हैं, सिर्फ इतना ज़्यादा जीना चाहते हैं वो वॉर से, जिसमें वो अपनी गाथा लोगों को बता सकें, अब पूरी दुनिया को अपने दुखों के बारे में बता सकें। Presumably, he meant that he wanted to be able to tell the world about what had happened to Nazi Germany. This indomitable spirit to bear witness and to preserve the documents can be seen in many ghetto camps. Inhabitants who wrote diaries, kept notebooks and created archives. ये जो बातें अभी मैं आपको बता रही हूँ, हमें इतना कैसे पता है कि जर्मनी में क्या हुआ था? क्योंकि जो गेट्टो में रहने वाले लोग थे, जो ज्यूज वगैरह थे, उन्होंने अपनी खुद की डायरीज लिखी हुई हैं, लेटर्स लिखे हुए हैं,
और वो लेटर्स हमें उनके घरों में मिले हैं, मिट्टी के नीचे दबे हुए, जमीन के नीचे दबे हुए, बर्तनों में छुपा कर रखे हुए, ठीक है। On the other hand, when the war seemed lost, the Nazi leadership distributed petrol to its functionaries to destroy all incriminating evidences available in offices. जब नाजीज को लगने लगा कि अब हम ये वॉर नहीं जीत सकते, उस टाइम पे एडोल्फ हिटलर ने या फिर उसके सबॉर्डिनेट जो लीडर्स थे, उन्होंने अपने अपने बंदों को, अपने अपने खास जो लोग होते थे, उनको पेट्रोल भी सप्लाई किया है। क्यों सप्लाई किया पेट्रोल? क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो व्यक्ति है जिनको वो पेट्रोल सप्लाई कर रहे हैं, ये घर घर जाकर सारे एविडेंसेस खत्म करें, ऑफिस में जाकर जो भी इन्होंने पिछले 5 साल में कांड किए हैं, गलत काम किए हैं, उनके एविडेंसेस को हटा सके, खत्म कर सके। Yet the history and the memory of Holocaust live in the memoirs, fiction, documentaries, poetry, memorial and museums in many parts of the world today. इतनी इन्होंने मेहनत की एविडेंसेस को छुपाने की, दुनिया से छुपाने की, कि इन्होंने यहूदियों के साथ क्या किया है, जिप्सीज के साथ क्या किया है, लेकिन इवेंचुअली फाइनली सच सामने आए बिना नहीं रहता। ये सच हमें कैसे पता चला? मेमोइर्स के थ्रू, जो लोग लिख के गए हुए हैं, फिक्शन, डॉक्यूमेंट्रीज, पोएम्स जो हमें मिली हैं, मेमोरियल्स और म्यूजियम्स में, पूरी दुनिया में इसके एविडेंसेस हैं। These are a tribute to those who resisted it, and embarrassing reminders to those who collaborated, and a warning to those who watched in silence. ये सभी जो हमें एविडेंसेस मिले हुए हैं, ये एक ट्रिब्यूट है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये सब सहा है, सफ़र किया है। ये एक एम्बैरसिंग रिमाइंडर है, एक शर्मनाक रिमाइंडर है उन लोगों के लिए जिन्होंने नाजिज्म को सपोर्ट किया और इन लोगों को सफ़र करने के लिए छोड़ दिया। और ये एक वार्निंग है उन लोगों के लिए जिन्होंने चुपचाप ये सब होते हुए देखा और अपनी जुबान नहीं खोली। ठीक है, देखिए ये एक शिप है यहाँ पे। इस शिप के थ्रू डेनमार्क ने अपने देश के जो ज्यूज थे, अपने देश के जो यहूदी थे, उनको रेस्क्यू किया था जर्मनी में से, और ये भी सीक्रेटली हुआ था। डेनमार्क सीक्रेटली रेस्क्यूड देयर ज्यूज फ्रॉम जर्मनी। दिस इज वन ऑफ द बोट्स यूज्ड फॉर द पर्पस। देख लीजिए, ओके। इसके अलावा ये देखिए, ये एक दूध की कैन है। ये जब बिल्कुल सूखी हुई कैन होगी, खाली कैन होगी, उसमें उस टाइम पे इसके अंदर जो घेट्टो के रेजिडेंट्स थे, जो स्लम्स में फेंक दिए गए थे लोग, उन्होंने कुछ लेटर्स दबाकर इसे मिट्टी के नीचे दबा रखा था। इनहैबिटेंट्स ऑफ द वॉर्सो घेट्टो, वॉर्सो एक सिटी है, वहाँ के जो स्लम्स के लोग थे, जिसको घेट्टो कहते हैं, collected documents and placed them in 3 milk cans along with other containers. As destruction seemed imminent, these containers were buried in the cellars of buildings in 1943. इन दूध के जो ये कंटेनर्स हैं, ऐसे 3 कंटेनर्स थे जिनमें डॉक्यूमेंट्स छुपाकर उस टाइम के जो यहूदी थे या जिप्सीज थे, उन्होंने इसमें डॉक्यूमेंट्स छुपाकर 1943 में इसे मिट्टी के नीचे दबा दिया था, और इन्हें बाद में 1950 में डिस्कवर किया गया। और फिर हमें पता चला ढंग से कि एक्चुअली हुआ क्या था। महात्मा गांधी जी एडोल्फ हिटलर को लेकिन एक लेटर लिखते हैं। 2 बार उन्होंने लेटर लिखा। एक बार उन्होंने लिखा जुलाई 1939 में, और एक बार उन्होंने लिखा दिसंबर 1940 में। पढ़ लेते हैं क्या है। डियर फ्रेंड, फ्रेंड्स हैव बीन अर्जिंग मी टू राइट टू यू फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। गांधी जी कहते हैं कि इंसानियत के तौर पर मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो सगे संबंधी हैं, उन्होंने मुझे बहुत बार सजेस्ट किया है, मेरे ऊपर प्रेशर क्रिएट किया है कि मैं आपको एक लेटर लिखूं, बट आई हैव रेजिस्टेड देयर रिक्वेस्ट बिकॉज ऑफ द फीलिंग दैट एनी लेटर फ्रॉम मी वुड बी एन इम्पर्टिनेंस। पर गांधी जी कहते हैं कि लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं कोई भी लेटर आपको लिखूंगा तो आपको मेरी तरफ से एक रूड रिप्लाई लगेगा। ओके, समथिंग टेल्स मी दैट I must not calculate and that I must make any appeal for whatever it may be worth. फिर गांधी जी कहते हैं कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इन सारी बातों के बारे में सोचना छोड़कर आपसे एटलीस्ट एक हार्ट टू हार्ट अपील करनी चाहिए। It is quite clear that you are today the one person in the world who can prevent a war which may reduce the humanity to the savage state. गांधी जी कहते हैं कि ये तो बहुत क्लियर है पूरी दुनिया को कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, एडोल्फ हिटलर से बात कर रहे हैं वो, कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसी एक वॉर को रोक सकते हो जिसकी वजह से शायद इंसान वापस से 500 साल पीछे चला जाए या फिर 1000 साल पीछे चला जाए अपने टाइम में।
टाइम में पीछे जाने का मतलब ये है कि वो इतना गरीब हो जाएगा इंसान कि उसे फिर से जंगलों में ट्राइबल्स की तरह रहना पड़ेगा, सैवेजेस की तरह रहना पड़ेगा। Must you pay the price for an object, however worthy it may appear to you be? Will you listen to the appeal of one who has deliberately shunned the methods of war, not without considerable success? गांधी जी कहते हैं कि क्या आप किसी ऐसे इंसान की बात मानोगे, यानी क्या आप मेरी बात मानोगे, क्योंकि मैंने बहुत बार वॉर की जगह पे नॉन वायलेंस का यूज करके अपने मेथड्स को नॉन वायलेंट बनाकर अपने गोल्स को रीच किया है। Anyway, I anticipate your forgiveness if I have erred in writing to you. गांधी जी लास्ट में कहते हैं कि अगर मेरी तरफ से इस लेटर में आपको कुछ भी बुरा लगा तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोलता हूँ। I remain your sincere friend. सेकेंड लेटर इन्होंने दिसंबर 24, 1940 में लिखा। इसमें ये लिखते हैं, We have found in non-violence a force which, if organized, can without doubt match itself, a combination of all the most violent forces in the world. गांधी जी कहते हैं कि मैंने एक ऐसा मेथड डिस्कवर किया है जो अकेला ही दुनिया के सारे वायलेंट मेथड्स को फेल कर सकता है, और वो है नॉन वायलेंस का। In non-violent technique, as I have said, there is no such thing as defeat. जो non-violent टेक्निक है अपने गोल तक पहुंचने का, उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम कह सकें फेलियर या डिफीट। It is all do or die without killing or hurting. It can be used practically without money and obviously without the aid of science and destruction which you have brought to such perfection. गांधी जी कहते हैं कि जो नॉन वायलेंट मेथड है उसको बिना साइंस के, बिना पैसे के ऑब्टेन किया जा सकता है। अनलाइक यू, जिसने वॉर का सहारा लिया, साइंस का सहारा लिया, पैसे का सहारा लिया, और उससे अचीव क्या हो रहा है? बस जनता मर रही है, आपके सैनिक मर रहे हैं, दूसरों के सैनिक मर रहे हैं। It is a marvel to me that you do not see that it is nobody's monopoly. It is not the British. Some other power will certainly improve upon your method and beat you with your own weapon. गांधी जी कहते हैं कि जो मेथड आप दुनिया को जीतने के लिए इम्प्लाई कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर आएगा जो आपको इसी टेक्निक से हराएगा, और ये चीज आपको अभी दिखाई नहीं दे रही है। You are leaving no legacy to your people of which they would feel proud. They cannot take pride in a recital of cruel deed, however skillfully planned. कह रहे हैं गांधी जी कि आप एक लेगेसी नहीं छोड़ के जा रहे हैं, आप कोई धरोहर नहीं छोड़ के जा रहे हैं। आपके जो देश के लोग हैं, आपके जाने के बाद वो किसी भी ऐसी चीज पर प्राउड फील नहीं करेंगे जो आपने की होगी। चाहे आप कितना ही स्किलफुली अपनी टेक्निक्स को प्लान कर लें, आप ये जंग जीत भी जाएंगे तो आपका देश इस बात पर प्राउड फील नहीं कर सकता। I therefore appeal to you in the name of humanity to stop the war. इसीलिए भगवान के नाम पर और इंसानियत के नाम पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये वॉर बंद कर दें। 1941 की बात है। उसके बाद ही हिटलर ने यहूदियों को डिटेंशन कैंप्स में डालकर मारना शुरू किया था, जिप्सीज को गैस चेम्बर्स में डालकर मारना शुरू किया था। भाई अब आपको मेरे ख्याल से कंप्लीट जो कंसेप्ट था जर्मनी की दोनों वॉर्स में डिफीट का, एडोल्फ हिटलर कैसे पावर में आते हैं, कैसे पावर से हटते हैं, इस बात का, और उनके रजाइम में, नाजी रजीम में किस तरीके से अलग अलग एथनिक ग्रुप्स को, अलग अलग जातियों को, जर्मनी की ही अलग अलग जातियों को कैसे टॉर्चर करके मारा जाता है, ये सब आप समझ चुके हैं। आज के दिन वो क्या लेगेसी छोड़कर गए हुए हैं? आज के दिन वहां पर पीस है, और मेरे ख्याल से एंड आई होप कि फ्यूचर में भी पीस ही रहे। वर्ल्ड वॉर 3 किसी को नहीं चाहिए। सो भाई दिस वाज योर चैप्टर। इसी के साथ आपका थर्ड चैप्टर होता है कंप्लीट। ओके, एक्टिविटीज बची हैं इसकी। सो दिस क्लास वाज प्रेजेंटेड टू यू बाय स्कूलजी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिलीज का ध्यान रखिए। थैंक यू एंड बाय बाय।